अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो आपका जो टेस्ट था, और हमने आपको वॉइस मैसेज भी डाले थे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कि हमारे जो क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं, नेट की जो कनेक्शन की जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हम 80 to 85%, 95% ही डिलीवर कर पा रहा था। लेकिन आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ये क्लास है। तो आज आधी क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को, जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए थे उनको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम हेडिंग बनाएंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो आज हम बच्चों केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है बकल कैविटी से। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपका कल क्वेश्चन आया था नून ग्लैंड्स, नून ग्लैंड्स जिसे हम बोलते हैं NUHN', ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा पहला पॉइंट है ठीक है, आप लिखेंगे इसके बारे में मेरे साथ साथ। ये ग्लैंड क्या होती है? क्वेश्चन का आंसर है दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन टंग, ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आपको वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों, सीधी आ रही है? ठीक है, ये वर्ड्स उल्टे तो नहीं दिखाई दे रहे? चलो क्लियर है ना, चलो ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों हमारा कि इसका आंसर क्या है, प्रेजेंट इन टंग। कहां है, कहां होती है? ठीक है, लेकिन इसके बारे में अब आगे लिखेंगे आप, लिखो दीज आर अबंडेंट, मेरे साथ साथ लिखेंगे दीज आर अबंडेंट अलोंग द lateral border of tongue. These are abundant along the lateral border of tongue and opens into the crypts of crypts of lingual tonsils. Opens into crypts of crypts of lingual tonsils. पढ़े थे ना हमने lingual tonsil, lingual tonsils, ठीक है बच्चों। टॉन्सिल क्या थे? हमारे लिम्फोइड ऑर्गन थे, क्लियर, ठीक है। तो ये टंग के सर कहां ओपन होती है? क्रिप्ट्स ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल में ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों हमारा था वो था पल्प कैविटी। क्वेश्चन में भी आया था पल्प कैविटी इज लाइंड बाय, ठीक है ना। तो क्या होता है, पल्प कैविटी इज लाइंड बाय, आंसर की मिल गई होगी अब तो आपको। पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या होती है? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर क्रिप्स क्या होती हैं? क्रिप्स बच्चों, क्रिप्स का मतलब होता है जहां ग्रुप होता है ना, ग्रुप, उन्हें ग्रुप्स ऑफ सेल, जैसे कि कहीं पे इस तरह से ग्रुप बन जाए सेल्स का, फॉर एग्जांपल के इस तरह से ये सेल्स का ग्रुप बन गया, ये सारी सेल्स हैं, दैट इज द क्रिप्स, ठीक है ना, क्रिप्ट बन गई ये, ठीक है। चलो, तो उसके बाद आता है बच्चों ओडोंटोब्लास्ट सेल। अगर हम बात करें, देखो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स कैसे सर, मैं आपको रफली सा एक डायग्राम बनाता हूं टीथ का। देखो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है कि टीथ में सबसे ऊपर क्या होता है? एनामल होता है, ठीक है। या चलो मैं मोलर का बना देता हूं इस तरह से, ठीक है ना। ये सबसे ऊपर एनामल है, इसके नीचे कौन आ जाएगा? ये डेंटाइन आ जाएगा,
ठीक है ना। और डेंटाइन चलेगा यहां तक, क्राउन रीजन के बाद यहां से पल्प कैविटी आ जाएगी ना। सिंपली बना रहा हूं मैं बिल्कुल। दिस इज द पल्प कैविटी, ये पल्प कैविटी हो गई हमारी। मैं यहां लिख रहा हूं पल्प कैविटी होगी। तो पल्प कैविटी पे यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाली, ये ब्लू कलर से जो मैं मेंशन कर रहा हूं, दीज आर द ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या होती है सर ओडोंटोब्लास्ट? अभी कराऊंगा बच्चों, मैं आपको ओडोंटोब्लास्ट भी बताऊंगा और ओडोंटोक्लास्ट भी कराऊंगा। ठीक है, ये है बच्चों ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो पल्प कैविटी किससे लाइंड हुई? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। ठीक है बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बारी आती है, आपका क्वेश्चन था सेल विच सिक्रीट टूथ एनिमल। ठीक है, चलिए उसका पॉइंट लिखते हैं हम। टूथ एनिमल इज सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। नंबर 3, एनिमल is secreted by amyloblast cell, AMELOBLAST, amyloblast cell। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ टीथ। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे नंबर 1 टाइप्स ऑफ टीथ। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ टीथ में हम मेंशन करेंगे बच्चों, सबसे पहले ठीक है, चलिए हेडिंग बनाओ बच्चों टाइप्स ऑफ टीथ। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे फंक्शन के बिहाफ पर। टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, जो टाइप ऑफ टीथ है बच्चों, चलिए हम पहला पॉइंट मेंशन करेंगे फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बिहाफ पे हमारे टीथ कितनी तरह के हैं। मेजर पॉइंट क्या है? फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के बिहाफ पे बच्चों हमारे टीथ दो तरह के हैं। कितनी तरह के हैं? दो तरह के, 2 टाइप। नंबर 1 होमोडोंट एंड नंबर 2 सॉरी हेट्रोडोंट। होमोडोंट, नंबर 2 हेट्रोडोंट। ठीक है, होमो सारे के सारे टीथ एक जैसे होंगे, हेट्रो अलग अलग होंगे। ठीक है ना, तो यहां पर अगर सारे टीथ की शेप स्ट्रक्चर एक जैसा है तो उसका फंक्शन भी एक जैसा होगा ना। क्लियर ना? तो इसीलिए हम मेंशन करेंगे होमोडोंट में ऑल टीथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन से मतलब क्या है कि सबके सबका फंक्शन जो है बच्चों सेम होगा। ठीक है, और हेट्रोडोंट में क्या होगा? डिफरेंट फंक्शन। क्या होगा? डिफरेंट फंक्शन। और ये जो डिफरेंट फंक्शन है ये मोस्टली मैमल्स का करेक्टर है। ठीक है ना, तो यहां मेंशन करेंगे आप लोग मोस्टली इन मैमल्स। मोस्टली इन मैमल्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब बात करते हैं सिमिलर फंक्शन में किस किस के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, फिश के अंदर है, लिखिए फटाफट, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और कुछ मैमल्स के अंदर भी है, मैमल्स के अंदर भी है, सम मैमल्स, कुछ मैमल्स के अंदर भी है
और वो मैमल्स कौन कौन से हैं आपके पास, मैंने नोट्स में भेजे हैं क्या? टूथ वेल, वेल मछली जिसके पास टूथ होते हैं, टीथ होते हैं। नंबर 2 डॉल्फिन, नंबर 3 आर्माडिलर्स एंड प्रोपोज, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल हो गए बच्चों, PROPOISE, ठीक है, मैमल्स में एग्जाम्पल हो गए, आपने मेंशन करने हैं नोट्स में से, वहां कवर करना है, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पर डिफरेंट हैं तो सर वो कौन कौन सी टाइप के हैं, ये आपको याद रखना होगा। 4 टाइप्स के होते हैं, पता है ना आपको, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनिन्स, नंबर 3 प्रीमोलर एंड नंबर 4 दैट इज मोलर। पता है ना बच्चों आपको, मैंने जानबूझ के फॉर्मूला टाइप लिख दिया इनको, आप पूरा लिखेंगे INCISOR इंसीजर, CANINE कैनिन, प्रीमोलर PREMOLAR एंड लास्ट इज मोलर, ठीक है ना? अब जो इंसीजर है, देखो बच्चों, अगर मैं आपको मेरे टीथ के हिसाब से आपको पढ़ाऊं तो क्या होगा, ये एक जो बोन है, लोअर जो, अपर जो, ठीक है, ये देखिए यहां पर ये दो जो हैं, ये क्या है, इंसीजर, ठीक है। फिर कैनिन, ये वाला ये शार्प, ठीक है ना। फिर प्रीमोलर और फिर मोलर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर आप हाफ जो पढ़िए, फुल जो पढ़िए, एक अलग बात है, क्योंकि हम यहाँ वो सब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हमारे इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर अलग अलग हुए, तभी तो नाम हेटेरोडोंट पड़ा ना। अब इनका फंक्शन भी अलग अलग है। इंसीजर का फंक्शन क्या है, लिखिए, बाइटिंग फंक्शन। इंसीजर जो होते हैं बाइटिंग के काम आते हैं। कैनिन्स क्या करते हैं, पॉइंटेड एंड होता है इनका, तो ये टीयरिंग के काम आएंगे, किसके नाम, फाड़ने के, ठीक है ना। लिखो फटाफट से, बाइटिंग, नंबर 2 दैट इज टीयरिंग, और ये दोनों एक ही काम आते हैं। प्रीमोलर और मोलर का एक ही काम होता है, क्या, चिंग के काम आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके ऊपर कस्प होते हैं। कस्प मतलब पता क्या होता है बच्चों, देखिए ये जो हमारी जो जाड़े हैं पीछे बड़े वाले टीथ हैं, ये मोलर प्रीमोलर, देखिए एक यहां पर इनके ऊपर इनका जो एंड होता है ना, वो पॉइंटेड नहीं होता, वो इस तरह से होते हैं, देखो नीचे अटैच हो जाएंगे, और ऊपर का पोर्शन इस तरह से होता है, ये चौड़ा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, कस्प, क्या बोलते हैं, कस्प, CUSP, ठीक है। तो फंक्शन पता चला आपको कि सर इन सब का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जो बोन। सेकंड बेसिस क्या रहेगा हमारा, अटैचमेंट विद जो बोन। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जो बोन, ठीक है, कि ये बोन के साथ किस तरह से अटैच होंगे। उसके लिए बच्चों, उसके लिए हमारे जो टीथ हैं वो कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, थिकोडोंट, एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट। कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, तो 3 एरो निकालेंगे हम, थिकोडोंट, एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट। देखो ये बेस हुआ हमारा, ठीक है ना, डिवाइडेंस का, थिकोडोंट, नंबर 2 एक्रोडोंट एंड नंबर 3 तीसरी टाइप जो हमारी है दैट इज प्लूरोडोंट, ठीक है। अब इसमें आपने केवल ये देखना है कि जो बोन कहां पर है और किस तरह से हमारे जो टीथ्स हैं वो अटैच हैं उनके साथ, ठीक है ना। देखो ये जो है बच्चों हमारी थिकोडोंट की बता रहा हूं, इस तरह से ये हमारी जो बोन है, तो ये सॉकेट हुई ना, ये लो, ठीक है, ये जो बोन है, और ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं दीज आर द टीथ्स। अब यहां पर ये टीथ्स इस तरह से प्रेजेंट है,
तो ये प्रॉपर्टी क्या हुई, दैट इज अ थिकोडोंट। क्या प्रॉपर्टी हुई, थिकोडोंट, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे रूट ऑफ टीथ आर एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। बोन ने ये सॉकेट बनाई है और टूथ जो हमारे टीथ्स हैं इनकी जो रूट्स हैं वो सीधी किसके अंदर चली गई, बोनी सॉकेट्स के अंदर चली गई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। क्या एग्जाम्पल बनेगा, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, ठीक है। अच्छा, इनको सॉकेट को एल्वियोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली ऑफ जॉबोन, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्रोडोंट की। देखो एक्रोडोंट में क्या होता है, ये जॉबोन है, ठीक है। और बच्चों जो इसके ऊपर टीथ होगा वो सीधा ही रखा होगा, बिल्कुल ये लो, दैट इज द एक्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ। इसमें हम क्या बोलेंगे, सॉकेट से अटैच नहीं होगा, टीथ जो है डायरेक्टली सरफेस से अटैच होगा। किसके, जो टीथ है हमारा वो डायरेक्टली सरफेस से अटैच होगा, किसके, हमारे जो बोन के साथ। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन हम लेंगे अभी, पहले हम अपने पार्ट को कवर कर लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल वो सब कवर कर लेंगे हम। तो ये जो है इसमें आप लिखेंगे स्ट्रेटली, इन दिस टाइप teeth are attached only on the surface of jawbone, only on the surface of jawbone, सीधा ही, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, फिशेज, रेप्टाइल्स, किसके अंदर है, फ्रॉग, फिशेज, रेप्टाइल्स, ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में पता क्या होता है, लेटरली अटैच होते हैं। लेटरली अटैच किस तरह से शो करते हैं हम लोग, देखो ये जो बोन है हमारी, ये इस तरह से ऐसे, दिस इज द जॉ बोन, ठीक है। और जो हमारा टीथ होगा वो इस तरह से अटैच होगा, ये, ठीक है ना, लेटरली अटैच। तो यहां से अटैचमेंट हुई ना, तो लिखो इसके बारे में, टीथ्स आर लेटरली अटैच विद जॉ बोन। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, किसके अंदर है, स्नेक्स के अंदर टीथ्स आर लेटरली अटैच विद जॉ बोन, ठीक है। बच्चों सारे मैसेज में अपने डाउट डाल दो जो भी है, ठीक है। अभी हम आधा लेक्चर कवर करके और इसके बाद आपके सभी डाउट लेंगे, टाइम बचेगा तो आगे मूव करेंगे, वरना आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हमारी तीसरी टाइप है डिवाइडेंस की, ये अटैचमेंट के बिहाफ पे थी, ठीक है। थर्ड टाइप जो है टीथ की, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ्स अपीयर इन लाइफ टाइम। कितनी बार टीथ आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ टाइम, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो उसके बिहाफ पे कितनी तरह के हैं, देखो, मोनोफाइडोंट, डाइफाइडोंट एंड पॉलीफाइडोंट। मोनो, PHYODONT, मोनो के बाद डाइफाइडोंट, एंड थर्ड टाइप इज पोली, ठीक है। देखो, अब मोनो जिनके टीथ एक ही बार आएंगे, डाई जिनके टीथ दो बार आएंगे, पोली जिनके टीथ ज्यादा बार आएंगे। मोनो माने 1, डाई माने 2, पोली माने ज्यादा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं क्या कहूंगा, ओनली वन सेट ऑफ टीथ्स आर अपीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ओनली 2 सेट्स एंड मेनी सेट्स, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन होगा, फॉर एग्जाम्पल जिनके एक ही बार आते हैं वो कौन है, हमारे पास टूथ वेल है,
ठीक है। सेकंड कौन है बच्चों हमारे पास, डॉल्फिन और आर्माडिलर्स। डॉल्फिन्स आर्माडिलर, ठीक है, क्लियर हो गया। और डाइफाइडोंट में बच्चों हमारा ह्यूमन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें दो टाइप के टीथ आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मिल्क और परमानेंट, ठीक है। मिल्क टीथ कौन से होते हैं, नंबर में 20 होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ इन्हें बोलते हैं। और परमानेंट वो होते हैं जो क्या होते हैं, नंबर में 32 होते हैं, और क्या होते हैं, नॉन डेसिडुअस टीथ होते हैं। इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि अगर कोई पूछ ले, मिल्क टीथ कभी भी थिकोडोंट नहीं होते। थिकोडोंट कौन थे, जिनकी रूट्स जो हैं बच्चे, डिफरेंस आ जाएगा, मिल्क की टीथ की रूट्स, क्योंकि मैं करा चुका हूं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ आपको, इसलिए मैंने लिख करके छोड़ दिया। मिल्क टीथ जो हैं इनकी रूट कभी भी सॉकेट में अटैच नहीं होती। कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो आप अपने स्कूल में पूछेंगे तो कोई कहेगा कि एनामिल बड़ा होता है, ये वो, कुछ फर्क नहीं होता बच्चों। एक ही फर्क होता है कि मिल्क टीथ जो है उसकी रूट्स जो हैं कभी भी सॉकेट में अंदर अटैच नहीं होती, एम्बेडेड नहीं होती। और जो हमारा परमानेंट टीथ होता है उसकी रूट्स जो है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। पोलीफायडोंट, पोलीफायडोंट तीसरी टाइप, जिसमें मेनी सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस, क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए बच्चों पोलीफायडोंट, समझ आ रहा है सभी को। अब बच्चों आप क्या करेंगे, एक लास्ट टाइप में आपको लिखवा रहा हूं, जिसमें डायग्राम बनाने आपको पड़ेंगे, फोर्थ टाइप। और उसके बाद कुछ मैं 5-6 पॉइंट आपको लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो क्वेश्चन नीट के लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी टाइप हमारी है बच्चों, फोर्थ टाइप सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प ऑफ मोलर टीथ। मोलर कौन है, जिसे हम जाड़ बोलते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे सर विजडम मोलर के बारे में बता दो, अभी बताएंगे बच्चे, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कस्प ऑफ मोलर। जो जाड़ है उसके ऊपर की शेप कैसी है, उसके बिहाफ पे बच्चों हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं। नंबर 1 सकोडोंट, चलिए सकोडोंट, ठीक है। नंबर 2 दूसरी टाइप बच्चों जो हमारी है दैट इज द बनोडोंट, ठीक है। थर्ड टाइप जो बच्चों है हमारी दैट इज द लोफोडोंट, LOPHO, लोफोडोंट। और फोर्थ टाइप जो है बच्चों हमारी लास्ट टाइप है इसकी, वो है सेलेनोडोंट, SELENO। सर ये चेंज क्यों आया बताइए, पहले तो ये बताइए, ये सबके अंदर अगर मोलर प्रेजेंट है तो मोलर की शेप क्यों चेंज हुई। कस्प, चलिए एक बच्चे ने पूछा है कस्प क्या होता है। अभी भी मैंने बताया था कि जो हमारी जाड़ है, जो हमारी मोलर्स हैं, उसके ऊपर की शेप कैसी है, उसे कस्प बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए ये हमारी मोलर है, तो ये ऊपर से ऐसी ऐसी है, ठीक है ना, ये इस तरह से चौड़ी सी दिखाई देती है, इसे कस्प बोलते हैं। इस कस्प की शेप कैसी है, ठीक है ना, क्लियर हो गया बच्चों। तो इसे कस्प बोलते हैं, ये जो पोर्शन है दैट इज कस्प, ठीक है। ये जाड़ में ठीक है, दैट इज कस्प। चलिए, तो उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सर ये कस्प चेंज क्यों हुई, जो मेजर पॉइंट है जो आपको पूछने का क्वेश्चन बनता है। देखो बच्चों हर ऑर्गेनिज्म की जो फीडिंग हैबिट है वो अलग अलग है, हर कोई अलग अलग चीजें खाता है। जैसे कि अब कार्निवोर्स हैं, वो मीट को काट करके खाते हैं, काट काट करके, नोच नोच करके खाते हैं। लेकिन
अब जो हमारे हार्बीवोर्स हैं वो घास फूस को चबा चबा कर खाते हैं, और हमारा जो फूड है, हाँ वो भी आएगा बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कार्निजल टीथ, वो भी आएगा, आएगा अभी, सही कह रहे हैं। तो उसके बाद वो टीथ है बच्चों, हम बात कर रहे हैं मोलर की, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा मैं क्या होते हैं। लेकिन अब हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, सॉफ्ट होती है, तो हमें इतने ज्यादा शार्प एजेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू अवर हैबिट हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते चले जाते हैं, एवोल्यूशन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं वैसे आपको सिंपली बता रहा हूं, मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं आप लोगों को अभी, ये देखो, ये एक मोलर है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो मेजर पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि जो इसका कस्प है ना उसके ऊपर शार्प एजेस हैं, कि जैसे इसे ना बहुत नुकीली चीजें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसके जो खाने की हैबिट है ना वो क्या है, वो मीट है, इसे उसे काट काट करके खाना है, ठीक है ना। बात हो रही है टीथ की, बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम बेसिकली मोलर की बात करें, क्योंकि सभी के सभी तो एक जैसे नहीं होते ना, अभी मैं बताऊंगा, वो भी कार्नेजियल भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ मोलर की बात हो रही है। अब इसको क्या करना है कि जो ऑर्गेनिज्म को बाइट करेंगे, जो पीस इनके पास है वो हार्ड फूड है, उसको चबा चबा, उसको मतलब बिल्कुल हार्ड चीज को क्रश करना है, तो इसीलिए इनके ऊपर क्या होते हैं, शार्प एजेस होते हैं, ठीक है ना। तो इस पे आप लिखेंगे कस्प विद पॉइंटेड शार्प मार्जिन्स, जिसमें ये जो हैं पॉइंटेड शार्प मार्जिन्स हैं, ये वाले, ठीक है ना, ये वाले कस्प विद पॉइंटेड शार्प मार्जिन्स। और इनकी जरूरत किसको है, इनकी है प्रीडेटर मैमल्स को, लायन और टाइगर एक्सेट्रा। लायन और टाइगर में क्या करना है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बनोडोंट कौन से होते हैं, जिनके कस्प जो है बिल्कुल राउंड होते हैं, क्योंकि हम देखो हमें हमें रोटी खानी होती है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें इतने ज्यादा नुकीले दांतों की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, नुकीले दांतों की जरूरत नहीं होती, इसीलिए जो हमारे कस्प है ना वो राउंडेड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, राउंडेड, ये लीजिए इस तरह से राउंडेड कस्प, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एप, ये लिखेंगे आप यहां पे, दैट इज राउंडेड कस्प, और यहां पे लिखेंगे आप पॉइंटेड मार्जिन्स, क्योंकि चेंज तो आपको लिखना पड़ेगा ना। थर्ड है बच्चों हमारा लोफोडोंट। लोफोडोंट में क्या होता है, ट्रांसवर्स रिजीज होती हैं। क्यों होती है, एलिफेंट रैबिट के अंदर होती हैं, ये लीजिए बच्चों, यहां पर क्या होती हैं, ये ट्रांसवर्स रिजीज होती हैं इस तरह से, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सा क्रश कर सके, ठीक है ना। ये किसके अंदर होती है, इसमें लिखेंगे आप कस्प विद ट्रांसवर्स रिजिज, ठीक है ना। किसमें होती है, एलिफेंट एंड रैबिट, ठीक है, एलिफेंट एंड रैबिट, ठीक है बच्चों। और जो हमारी लास्ट है सेलेनोडोंट, उसमें क्या होती है, क्रिसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, क्रिसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, या आप बोल सकते हो सेमी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये जो पोर्शन है हमारा कस्प वाला, इसमें इस तरह से सेमी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती है, इस तरह से, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रिंग्स और क्रिसेंट्रिक रिंग्स आर प्रेजेंट, हाफ मून की तरह दिखाई देती हैं, हाफ मून होती हैं, ठीक है। किसके अंदर होती हैं, कैटल्स के अंदर, काउ बफेलो के अंदर, ठीक है, काउ और बफेलो के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा टाइप ऑफ टीथ्स, बेसिस अलग अलग है, टीथ वही है, ठीक है ना, कि किस बेस पे आप इन्हें डिवाइड कर रहे हो। अब बच्चों आप मेरे साथ 4-5 मेजर पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल लो, NOTE नोट लिख लो, नोट डाल के नंबर 1, पहला पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, सभी को लिखने हैं।
चलिए, तो पहला पॉइंट है हमारा नंबर 1 टीथ फॉर्मिंग सेल। मेंशन करो नंबर 1 टीथ फॉर्मिंग सेल। बताएगा कोई? एग्जाम्पल ऑफ सेलेनोडोंट बच्चों, कैटल्स, कैटल्स कौन आएंगी सर? लास्ट टाइप काउस, बिल्कुल काउस बफेलो, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद डेंटियोब्लास्ट। चलिए मैं रिपीट करता हूं, एग्जाम्पल ऑफ सेलेनोडोंट, ठीक है, उनका नाम है बच्चों फॉर एग्जाम्पल कैटल्स, काउ एंड बफेलो। नेक्स्ट चलिए, कुछ बच्चों ने कहा अमीलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट। बच्चों हमने टीथ कहा है, हमने एनिमल नहीं कहा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया कि अमीलोब्लास्ट है, वो केवल हमारी क्या है, देखिए हमें यही चीजें समझनी है केवल, ठीक है, वो हमारी एनिमल फॉर्मिंग है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट टीथ फॉर्मिंग सेल। कौन सी हमारी टीथ फॉर्मिंग सेल? क्या नाम है, लिखिए यहां पे, ओडोंटोब्लास्ट सेल, ODONTO, ओडोंटोब्लास्ट, ODONTOBLAST, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, दीज आर द टीथ फॉर्मिंग सेल। और सबसे बढ़िया बात पता क्या है बच्चों, आपको इसे मेंशन करना है क्या, इनएक्टिव इन ओल्ड एज। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये इनएक्टिव इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में ये इनएक्टिव हो जाती हैं, इसीलिए बुजुर्गों के अंदर टीथ की फॉर्म में, टीथ को जो मेंटेन करके रखने वाली सेल्स हैं वो नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट आर द इनएक्टिव इन ओल्ड एज। क्लियर है बच्चों? टीथ फॉर्मिंग सेल है ओडोंटोब्लास्ट सेल, और वो इनएक्टिव हो जाती हैं ओल्ड एज के अंदर। ठीक है, सेकंड जो बच्चों हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट आया है सर? ओडोंटोब्लास्ट में कस, चलिए अभी वो दोबारा चला गया, कोई बात नहीं बच्चों, मुझे फोन के पीछे जाना पड़ रहा है बार बार, मैं एंड में, आप डालते जाइए, एंड में मैं आपके सारे के सारे चैट बॉक्स खोल करके सारे डाउट कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, आप डालते जाइए। सेकंड पॉइंट जो है बच्चों हमारा, दैट इज द टीथ ईटिंग सेल्स। नंबर 2 टीथ ईटिंग सेल कौन सी है बच्चों? टीथ ईटिंग सेल्स होती है हमारी, कौन सी? ओडोंटोक्लास्ट सेल्स, ODONTOCLA। टस्कोफेलिफेंट आएगा बच्चे, अभी टस्कोफेलिफेंट भी आएगा, क्योंकि हम डेंटल फॉर्मूला करेंगे अभी। टीथ ईटिंग सेल कौन है? ओडोंटोक्लास्ट, ODONTOCLASTS, ओडोंटोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, ओडोंटोक्लास्ट। ठीक है बच्चों, जो बोन हमारी हड्डियों को बढ़ने से रोकती है ना, वो भी होती है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो वर्ड यूज होता है बोन के लिए, ओडोंटो वर्ड यूज हो रहा है टीथ के लिए, तो क्लास्ट होती है फैगोसिटिक सेल। ठीक है ना, क्लियर? तो यानी कि टीथ ईटिंग सेल है ओडोंटोक्लास्ट सेल। और बच्चों ये पूरी लाइफ एक्टिव रहती है, पूरी लाइफ एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव, या ऑलवेज रिमेन एक्टिव। ठीक है, तो सर अगर ये हमेशा एक्टिव रहती है तो फिर ये हमारे टीथ क्यों नहीं तोड़ती? क्योंकि अभी ये एक्टिव है, ये इसके एक्सप्रेशन को नल करती है, लेकिन ओल्ड एज में ये तो इनएक्टिव हो गई, लेकिन ये एक्टिव है, तो ये क्या करवा देती है? टीथ को तुड़वाती रहती है। अब समझ आया आपको? ये टीथ को तुड़वाती रहेगी ओल्ड एज में। यंग एज में इसके अफेक्ट को ओडोंटोब्लास्ट सेल फिर भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? दबा के रखते हैं।
ठीक है ना, अफेक्ट नहीं आने देते। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आता है बच्चों हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। देखिए अगर कोई पूछे हमारी बॉडी में हार्डेस्ट टिश्यू कौन है, टिश्यू की बात है, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी कौन है, फटाफट से मैसेज करके बताइए आपके माइंड में क्या आता है, कौन होगा हार्डेस्ट टिश्यू, कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी। आपने देखो एनिमल लिख दिया, बिल्कुल, दूसरे ने भी, हिमांशु एनिमल, सान्विक जो एनिमल। बच्चों मैंने टिश्यू कहा है, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट है आप लोगों के केवल, ठीक है ना। हार्डेस्ट टिश्यू कहा है, टिश्यू होता है लाइव, ठीक है ना, दैट इज डेंटाइन। क्या है सर, छोटी क्लास से तो हम क्या पढ़ते आए हैं, हम एनिमल पढ़ते आए हैं, नहीं, अभी देखना, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी दैट इज डेंटाइन, बट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, क्योंकि वो नॉन लिविंग है बच्चों, ठीक है ना। फोर्थ, हार्डेस्ट substance in our body, that is animal। अब क्लियर, ठीक है। और अगर कोई आपकी बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट पूछ ले और हार्डेस्ट ऑर्गन पूछ ले तो वो है बोन। क्या है, बोन, ठीक है। एनिमल समझ आया बच्चों अब आपको। अच्छा, एनिमल किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का। लेकिन एक पॉइंट और नोट करिए बच्चों, लिखिए इसमें, एनिमल इज मेड बाय कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और उसके साथ एक पॉइंट और मेंशन करिए बढ़िया सा, क्या करेंगे कि जो हमारे टीथ्स के अंदर क्या होता है, एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है दैट हार्डन्स द एनिमल, एनिमल को और हार्ड बना देता है। वो क्या है बच्चों, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। टीथ किसका बना हुआ है, कैल्शियम का और फॉस्फेट का। किस फॉर्म में, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। लिखिए, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों आपने एक काम किया करो, जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे कि आपके नीट के पेपर की तैयारी चल रही है, कल भी आया था, उसमें ना आप अपने आप को ना इस तरह से प्रिपेयर किया करो कि आपको ये सोचना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना आपको, उनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि बताओ एनिमल किसका बना होता है, और उसमें दिया हो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, और उसमें दिया ही ना हो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। लेकिन अगर उसमें ये 2 टाइप भी दी हो, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो हमारा नाम क्या, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला आंसर बन जाएगा। यानी कि बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ऑप्शन की रिस्पेक्ट करनी है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार हमारे माइंड में रहता है, जैसे टीथ, कल एक टीथ आया था कि हमारे कार्निवोर्स के टीथ कैसे होते हैं, तो उसका आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा। चलिए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया कि फ्लोरीन जो है वो इसको और ज्यादा हार्ड बनाने का काम करता है, ठीक है ना, फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो 4th पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटाइन की फॉर्मेशन कौन करता है, अभी आपका क्वेश्चन भी था। डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय, डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है इसको, लिखो बच्चों, ओडोंटोब्लास्ट सेल, ODONTOBLASTS, ओडोंटोब्लास्ट सेल। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है बच्चों, जो और चीज इसको ऐड कर, इसमें आपने ऐड करनी है ओडोंटोब्लास्ट के साथ। देखो मैंने आपको ना एक बार 3 जर्म लेयर बताई थी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। देखो जब मैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना था, या आप भी जाइगोट बने थे, उसके बाद हम एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो बनने से पहले हमारे अंदर सबसे पहले 3 जर्म लेयर आई थी, और वो 3 जर्म लेयर कौन है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है बच्चों, ये 3 जर्म लेयर जो हैं, यही तीनों क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं
वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक लेयर के बने हुए हैं। जैसे मैं आउटर स्किन की बात करूं तो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की तो एंडोडर्मल से बनी हुई है, ठीक है ना। इस तरह सारे ऑर्गन ना किसी एक लेयर से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो यानी कि उसे बोलते हैं ओरिजिन। अब स्किन का ओरिजिन क्या हुआ? एक्टोडर्मल हुआ ना। तो आप यहां मेंशन करेंगे ओडोंटोब्लास्ट का ओरिजिन क्या है? मीजोडर्म है। तो यानी कि मीजोडर्मल, MESODERMAL, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। यानी कि डेंटाइन को बनाने वाली सेल कौन है? ओडोंटोब्लास्ट। क्योंकि अभी डायग्राम में देखा था डेंटाइन के बिल्कुल नीचे थी, पल्प कैविटी के बिल्कुल ऊपर थी, है ना। तो बनाने वाली ओडोंटोब्लास्ट, और उसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल है। क्लियर? उसके बाद बच्चों एनिमल फॉर्मिंग सेल, एनिमल को किसने बनाया? अभी पढ़ा था आपने, कौन सी? एमिलोब्लास्ट, है ना। लेकिन उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल, बाहर की साइड है ना सबसे, इसीलिए एनिमल को किसने बनाया? एनिमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट, और उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। ठीक है बच्चों, उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल। तो ये थे बच्चों कुछ एक दो चार मेजर से पॉइंट आपके लिए टीथ से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद फटाफट से हम आते हैं डेंटल फॉर्मूला पे, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला, हम कुछ एक ऑर्गेनिज्म का डेंटल फॉर्मूला कवर करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे विजडम टूथ के बारे में बताऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर अपने विजडम या मोलर टीथ के बारे में बता दो। देखो, जिसे आप कॉमन लेमेन लैंग्वेज के अंदर अकल जाड़ बोलते हैं, अकल जाड़, जो कि 22-23 साल की एज में आती है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम विजडम टीथ, ठीक है ना। क्लियर? अब वो क्या है? एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। हमारा डेंटल फॉर्मूला मैं लिखता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं डेंटल फॉर्मूला की हेडिंग बनाता हूं, फिर समझाता हूं, उसी में कवर हो जाएगा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं ह्यूमन, नंबर 1 ह्यूमंस। हमारी बॉडी के अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं 3 स्टेज? चलिए मेंशन करते हैं हम। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 स्टेज आती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लाइफ साइकिल में। कौन कौन सी? चाइल्ड, एडोलोसेंट। चाइल्ड में मैं मेंशन करूंगा यहां पर बिलो 5 ईयर या 5 ईयर तक, अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। और एडोलोसेंट, ये क्या है? अप टू नियर अबाउट 17 ईयर्स। और एक होता है अडल्ट, ठीक है ना। मान लीजिए 22 और 23 ईयर्स से आगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब चाइल्ड में हमारे पास कितने हैं? बच्चों में हमारे पास टेम्परेरी टीथ थे, कितने थे? 20। नंबर आईसीपीएम, आईसीपीएम मतलब इंसिजन कैनाइन प्रीमोलर मोलर, नंबर कितना था? 20। कितना था? 20 इन नंबर में थे वो। तो फॉर्मूला क्या बना? हाफ जो के हिसाब से, ठीक है ना। 2102 अपॉन में 2102 मल्टीप्लाइड बाय 2। ऐसा क्यों किया सर? मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए, हाफ जो में इधर, ठीक है, अपॉन में हाफ जो में इधर, तो 2 इनके ऊपर हो गए, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। सही बात है ना। तो देखिए, 2 1 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 को मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। अब रिजल्ट देखो क्या निकला। अभी पहले हम कवर करते हैं सारे को, फिर उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रेजेंट, क्योंकि आप काफी कंफ्यूज थे इन क्वेश्चंस के अंदर। एडोलोसेंट के अंदर 21-22 अपॉन में 21-22 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 28, ठीक है। और यहां क्या डिफरेंस आएगा? 21-23, इस तरीके से याद रखे जाते हैं बच्चों ये। 21-23 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। अब सर चेंज क्या आया ये बताओ आप। अब आप ये देखो ना, एब्सेंट कौन कौन है। देखो, अगर अडल्ट की बात करें 21 सेम है ना सबके अंदर, यानी कि इंसीजर और कैनिन तो सब में कॉमन है, प्रेजेंट है।
अब बात करते हैं प्रीमोलर की। बच्चे के अंदर सारे प्रीमोलर एब्सेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है। इसमें एक बराबर है, प्रीमोलर 2, प्रीमोलर 2, ठीक है। तो प्रीमोलर प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो ऑल प्रीमोलर हो गए। और इसमें क्या हुआ, एंड थर्ड मोलर, एंड ऑल प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर एब्सेंट, ठीक है बच्चों। यानी कि बच्चों के अंदर सारे तो प्रीमोलर एब्सेंट है, और एक तीसरा, ये ना तीसरा, ये तीसरा यानी कि विजडम टीथ एब्सेंट है, सही है ना। लेकिन अगर बात करें एडोलोसेंट की, तो बाकी सब प्रेजेंट है, केवल एक विजडम टूथ जो है वो एब्सेंट है, ठीक है ना। तो मैं करूंगा ऑल लास्ट मोलर एब्सेंट, लास्ट मोलर एब्सेंट को बच्चों इस तरह से शो करते हैं, ऑल लास्ट मोलर एब्सेंट, और इसमें क्या आ जाएगा, ऑल टीथ्स आर प्रेजेंट। अब समझ आ गया। तो अब विजडम टीथ क्या हुआ, सबसे लास्ट वाली मोलर, सबसे लास्ट वाली अकल जाड़ जो सबसे लेट आती है उसे विजडम टीथ बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं आपस में, एक सेकेंड मैं म्यूट कर देता हूं बच्चों। ये बाद में जो बच्चे अपनी एंट्री करते हैं ना, इनको दोबारा से फिर म्यूट करना पड़ता है, लेकिन वो बच्चे आकर के लेट एंट्री करके फिर बातें करते हैं। बच्चों बहुत गंदी बात है, आप लेक्चर को खराब करते हो, मिस करते हो, इससे आवाज में डिस्टरबेंस होती है। पता है कितनी मुश्किल से आपके लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। और क्लास में पढ़ाना फिर भी आसान है, लाइव क्लासेस में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बच्चे का डाउट हम लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों डेंटल फॉर्मूला हो गया ह्यूमन का। तो कंपैरिजन समझ आया आपको। अभी सब म्यूट हो गए, चेक करके बताओ, यस सर बोलो कोई, फटाफट से जल्दी, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, 2-3 डेंटल फॉर्मूला और करते हैं, ठीक है ना। अब लिखो डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट। क्वेश्चन आया था ना रैबिट से, ठीक है ना। रैबिट्स, रैबिट के अंदर बच्चों 28 टीथ होते हैं। कितने होते हैं, 28 टोटल टीथ, 28। किस तरह से, वही आईसीपीएम। कैसे करना है, 2033 अपॉन में क्या आएगा, 1023। अब समझ आया, ऊपर और नीचे में गैप आ गया, ये अपर का, ये इसी के नीचे लोअर का, ये अपर का, इसी के नीचे लोअर का, ठीक है। 1023, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में गैप हुआ। कल क्वेश्चन आया था क्या, डायस्टेमा, देखो ना गैप कहां है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 28। देखो 14 हो गए, 2 और 6 8 9 और 2 11 और 3 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28 हो गए ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे इंसीजर है, चाहे बेशक एक हो, यहां पे इंसीजर है, 2 है, यहां पे प्रीमोलर है, लेकिन गैप कहां है बीच में, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में, ठीक है ना। तो इसीलिए आप 2 पॉइंट लिखेंगे, unrooted teeth are present in rabbit, unrooted teeth are present in rabbit, and दूसरा पॉइंट, diastema is a gap between the incisor and premolar। अब पता चला ना बच्चों। देखो इस तरह से अगर हम पढ़ाई करेंगे ना अच्छे से, क्योंकि तब मेरी क्या चल रही थी, यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियोस डाल रहा था, नेट की प्रॉब्लम थी, तो हम थोड़े से टाइम, वो भी 35 40 मिनट की जा रही थी, काफी हैवी हो जाती थी, ठीक है। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि हम क्या करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लिखो डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेड, डायस्टेमा लिख लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ रेड, कवर करेंगे हम सारे,
डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैट, रैट के अंदर बच्चों कितने होते हैं? 16 टीथ होते हैं टोटल। तो आईसीपीएम के हिसाब से डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा? 1003 अपॉन में 1003 कितने हो गए? 3 1 4, 3 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16। हो गया ना बच्चों? इज इक्वल टू 16। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो इसमें क्या क्या एब्सेंट हुआ? रैट के अंदर कैनिन एब्सेंट हो गए, प्रीमोलर एब्सेंट हो गई। सही बात है, क्लियर हो गया? ठीक है, एक और लिखेंगे बच्चों, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। ठीक है, हो रहा है क्या? अब कर दें इन्हें। चलिए, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट में क्या होता है बच्चों? अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, टस्क। एलिफेंट के अंदर टोटल टीथ कितने होते हैं? 14, 14। ठीक है, कैसे होते हैं? 1003 अपॉन में 0003 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इंसीजर प्रेजेंट, इंसीजर एब्सेंट, कैनिन प्रीमोलर एब्सेंट, मोलर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, अब टस्क भी आएगा, अभी लिखवाऊंगा मैं। लिखो, अब यहां नोट डालें, नोट द एक्सपोज्ड टीथ, ब्रैकेट में करो टस्क, द एक्सपोज्ड टीथ जो बाहर दिखते हैं। यस, रैबिट के अंदर अनरूटेड टीथ होते हैं। ठीक है, चलिए, एक्सपोज्ड टीथ जो हैं जिन्हें हम टस्क बोलते हैं, दो के अंदर होते हैं बच्चों, वो एक एलिफेंट और एक वेलरस। लिखो, एक्सपोज्ड टीथ आर प्रेजेंट इन एलिफेंट एंड वेलरस। ठीक है ना? एलिफेंट में क्या होते हैं? वो मॉडिफाइड इंसीजर, और इंसीजर की बात करूं तो अपर इंसीजर, मॉडिफाइड अपर इंसीजर। मिला आंसर? ठीक है, और अगर मैं बात करूं वेलरस के अंदर जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड कैनिन्स होते हैं, मॉडिफाइड कैनिन्स होते हैं। वैसे आप में एलिफेंट ही है, सिलेबस में तो ये भी नहीं है वैसे। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है, एक पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, जो पल्प कैविटी होती है किसकी? इंसीजर की। इंसीजर की जो पल्प कैविटी है, लिखो, द पल्प कैविटी ऑफ इंसीजर ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट कौन होते हैं? रैट एटसेट्रा। ठीक है ना? द पल्प कैविटी ऑफ इंसीजर ऑफ रोडेंट, ब्रैकेट में रैट एंड कोई भी अपनी वीडियो शेयर नहीं करेगा, स्क्रीन ऑफ रखें अपनी सारे। एंड एलिफेंट, the pulp cavity of incisor of rodent, rat and elephant are remain open throughout the life. remain open, open का मतलब पता क्या होता है बच्चों? कि वो ना ग्रोथ करती रहती है। यानी कि रैबिट और एलिफेंट दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हुए इस केस में कि जिनके टीथ जो है कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। आपने सुना भी होगा कि रैबिट के टीथ जो है बार बार आते रहते हैं। पता क्या होता है? वही टीथ ऊपर से अपनी ग्रोथ करता ही रहता है, अपर पोर्शन से ग्रोथ करता ही रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि जो उसकी पल्प कैविटी है वो ओपन, ओपन का मतलब खुली नहीं होती, ओपन का मतलब है ग्रोथ करवाती रहती है। ठीक है ना? इसीलिए वो जो टीथ्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। यानी कि रैबिट भी कौन हुआ? रैबिट के इंसीजर कौन हुए? पॉलीफाइडोंट हुए। और एलिफेंट के टीथ भी क्या हुए? पॉलीफाइडोंट हुए। बार बार वो आते रहेंगे।
ठीक है ना। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि एलिफेंट के टीथ जो है 6 टाइम आते हैं, तो बेसिकली 6 हुए तो पोली तो अपने आप हो गए, लेकिन इतने में उसकी एज पूरी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हर स्पीशीज का एक फिक्स लाइफ पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट आज का लास्ट पॉइंट लिखो, मैक्सिमम टीथ आर फाउंड इन, मैक्सिमम टीथ किसमें होते हैं और कितने होते हैं। मैक्सिमम टीथ किसमें होते हैं, ओपेसम, लिखो OPASSUM, OPASSUM, ये बच्चों आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ओपेसम कितने होते हैं, लिखिए 50, कितने 50। उसके बाद किसमें होते हैं, हॉर्स एंड पिग, हॉर्स के अंदर और पिग के अंदर कितने होते हैं बच्चों, 44, ठीक है। और उसके बाद डॉग के अंदर 42, ठीक है। और आपको हमारे तो पता ही है 32, ठीक है ना। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक 2 मिनट का, 1 मिनट का, ये बल्कि कार्नाइज टीथ। अभी आप ना मेरे को सकोडोन टीथ को, मोलर को कार्नाइज्ड बोल रहे थे, नहीं बच्चों ऐसे नहीं बोलना, नहीं। कार्नाइज्ड पता क्या होते हैं, लास्ट टॉपिक है 1 मिनट का केवल, कार्नाइज टीथ, जो कल क्वेश्चन भी आया था, इसीलिए हम ऐसा ले रहे हैं बच्चों। वो पता क्या होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉडिफाइड इंसीजर, टीयरिंग के लिए होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म, जो कार्निवोर्स होते हैं, हिरन को या किसी को पकड़ के मार के खाना है, जैसे हम गन्ना छीलते हैं ना, इस तरह से देखिए, खाना खाते हैं यूं, लेकिन गन्ना छीलते हैं यूं, क्यों, क्योंकि हमारे जो कैनिन्स है ना, कैनिन्स, सॉरी इंसीजर कह रहा था आपको उस टाइम, कैनिन्स, जो हमारे कैनिन्स है ना वो अटक जाते हैं और इस तरह से गड़के गन्ने के अंदर उसे छील देते हैं। ठीक वैसे ही अपने फूड को छीलने के लिए, टीयरिंग के लिए, फ्लैश को, उसके ऊपर की फ्लैश को छीलने के लिए, फाड़ने के लिए जो कैनिन्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंटेड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्नेजियल टीथ बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया, जो टीयरिंग में हेल्प करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन कार्नेजियल टीथ नहीं था, क्वेश्चन था कि कार्निवोर्स के टीथ कैसे होंगे। कॉमन सी बात है, सकोडोंट भी होंगे क्योंकि उनकी जो मोलर हैं वो क्या होंगी, पॉइंटेड होंगी। कार्नेजियल टीथ भी होंगे क्योंकि उनके कैनिन्स जो हैं वो क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे ताकि वो फाड़ सकें। समझ आया कि नहीं आया। और इंसीजर जो हैं वो एक्स्ट्रा शार्प भी होंगी उनकी, सही बात है ना, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आंसर था। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कार्नेजियल टीथ जाड़ों से नहीं होते बच्चों, वो किससे होते हैं, कैनिन से, फर्स्ट मोलर, ये जो होते हैं। आप लिखो इसके बारे में, प्रेजेंट इन कार्निवोरस और प्रीडेटर मैमल्स, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, डॉग एटसेट्रा, ठीक है। दे हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फ्लैश एंड ब्रेकिंग ऑफ टेंडन एंड बोन्स, उनको तोड़ने के काम आते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। इन चीजों को आप कंपेयर करना सीखो, कोरिलेट करना सीखो, तब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है।